तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के कार्यों के लिए समय ही ना बचे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी विद दीप्स एम्पायर में। तो हम क्लास 10th की साइंस अभी पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, जो है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, और इसका पार्ट 1 हम कल कर चुके हैं और आज हमारा चलेगा पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं और इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। आज हम ये जानेंगे कि जो धातुएं और अधातुएं होती हैं वो आपस में अभिक्रिया कैसे करती हैं। तो यहाँ पे इसने एक सारणी दे रखी है, सारणी 3.3 को देखिए आप। इसमें इसने तत्वों के प्रकार दे रखे हैं और तत्व दे रखे हैं, उनकी परमाणु संख्या दे रखी है कि उसमें कितने परमाणु हैं, और साथ ही ये दे रखी है कि कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या होता है? तो हमारा क्या है कि हमने 4 कोष बांट रखे हैं इलेक्ट्रॉनों के लिए। जैसे कि पहला कोष होता है K, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद दूसरा कोष आता है L, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तीसरा है M, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और तीसरा है N, इसमें कितने आते हैं? 28 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे KLMN इलेक्ट्रॉन कोष। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन के कोषेस हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ पे जो पहला तत्व का प्रकार दे रखा है वो दे रखा है उत्कृष्ट गैसों का। तो उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, ये क्या है? उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? उत्कृष्ट गैसें वो गैसें होती हैं जिनका कि अंतिम जो कक्षक होता है वो क्या होता है? पूर्ण होता है। पूर्ण होता है मतलब अभी जैसे के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, तो हमारे पास हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो यानी जो इसका बाहरी कोष है, यानी जो अंतिम कोष है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? फुल हो गया। ठीक है, इसके बाद नियॉन हो गया। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें के वाले कोष में हमने 2 डाल दिए और उसके बाद एल में हमने 8 डाल दिए। एल में 8 डाल दिए तो उसके बाद एल में तो 8 ही आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका अष्टक पूरा हो गया। और ऐसे ही इसने आर्गन में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसलिए इसका अष्टक पूरा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? उत्कृष्ट गैसें हैं। और इसके बाद हम सारणी में लिखते हैं कि धातुएं। तत्वों का अगला जो प्रकार है वो है धातुएं। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या है? हमारी धातुएं हैं। तो जो इनकी परमाणु संख्या है वो क्या है? 11, 12, 13, 19, 20। ठीक है, इनकी परमाणु संख्या है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे आगे तो 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में है, उसके बाद 8 भी हैं सब में। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसको अभिक्रिया करनी पड़ेगी दूसरे यौगिक के साथ। क्यों? क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है फ्री, और यहाँ पे अगले वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है। किसके पास? एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तब हमारा क्या बनता है? Al3 बनता है ना। Al3 क्यों बनता है? इसीलिए बनता है क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री। इसके बाद हमारा पोटेशियम है, तो पोटेशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो हमारा क्या बनता है? K2 बनता है। ठीक है, और इसके बाद कैल्शियम, तो कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है? डबल बॉन्ड बनाता है, यानी Ca डबल बॉन्ड Ca, तो क्या बनता है? Ca2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि अंतिम कोष में हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होने चाहिए, तब हमारा यौगिक जो धातु होता है वो स्टेबल होता है। इसके बाद देखते हैं अधातु। अधातु कौन सी होती हैं? अधातु तो मेनली आपको पता है कि क्या होती हैं? गैसें होती हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो गया, और इसके बाद फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या है? हमारी अधातुएं हैं। ठीक है, तो इनका भी जो बाहरी कोष होता है, तो इसका देखिए बाहरी कोष, इसमें 2 वाला तो कोष भर गया और इसमें 5 हैं, तो यानी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब हमारा क्या बनता है? N3 बनता है ना N3। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N3।
इसके बाद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 हैं, हमको कितने करने हैं, 8 करने हैं। तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो इसलिए कि हमारा क्या बनता है, O2 बनता है। O2 हमारा इसलिए बनता है, ठीक है। इसके बाद हमारा फ्लोरीन हो गया, तो इसमें कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये भी अपने साथ ऐसे ही एक बंध बनाएगा, एकल बंध बनाएगा, F बॉन्ड F बनेगा। उससे क्या होगा कि हमारा इसकी जो बाहरी कक्षक होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो हमको मेन ये करना है कि हमको बाहरी इलेक्ट्रॉन जो कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, और अगर ये पहले वाले कोष में है तो उसमें हमको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। इसमें एग्जांपल आप हाइड्रोजन का ले लो। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, तब वो क्या बनता है, H2 बनता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड, ठीक है, आयन क्या है, परस्पर आकर्षित होते हैं तथा क्या करते हैं, ये मजबूत स्थिरवैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, मजबूत स्थिरवैद्युत बल में बंधकर NaCl बनाते हैं, ठीक है। और NaCl के रूप में हमारा ये उपस्थित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है इसके जो अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है, ठीक है। तो इसने एक डायग्राम से दिखा रखा है कि कैसे हम सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो Na के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, और Cl के पास कितनी, 1 की कमी है। तो यहाँ से Na ने 1 इसको दे दिया है, ठीक है। Na ने 1 इसको दे दिया, तो उसके बाद इसका अष्टक पूरा हो गया, और Na के बाद जो एक्स्ट्रा था वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, आपस में निर्माण किया, तब इनके यहाँ पे क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। और साथ में हम ये देखते हैं कि जो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें, और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। आपसे सीधे डायरेक्ट पूछेगा कि वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है, तो आप वहाँ पे बताओगे धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजन यौगिक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म देखेंगे। तो इसके लिए इसने एक यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है, और साथ में ये दे रखा है कि लवण के विलयन की जो चालकता की क्या कर रखी है, यहाँ पे क्रियाकलाप के जरिए ये दिखा रखा है कि उसकी जांच कर रखी है। साथ ही में जो ये वाला हमारा चित्र है ये दिखाता है कि सैपू चूल्हा का पर लवण के नमूने को क्या कर रखे हैं, गर्म कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि नमूने को अगर हम गर्म करेंगे तो हमारा क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, और इसके साथ ही हमारा क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, ये सब हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। आपने सुना होगा क्वथनांक, गलनांक, ये सुना तो होगा, लेकिन ये होता क्या है। तो चलिए हम आज जानते हैं क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है। वैसे तो शायद ये इसमें दे नहीं रखा, लेकिन मैं खुद से बताता हूँ। जो गलनांक होता है वो होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से हम पानी क्या होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है, बर्फ़ पानी में बदलने लगती है, ठीक है। चलिए बर्फ़ का एग्जाम्पल छोड़िए, आप घी का एग्जाम्पल लीजिए। जब हम नॉर्मली घी को सर्दियों में आपने देखा होगा कि घी कैसा जम जाता है ना, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि वही घी वापस से हल्का फुल्का उसमें पानी नहीं, लेकिन वो क्या होता है कि पिघल जाता है, ठीक है। तो पिघलता है, तो उसका जो पिघलने का पॉइंट है वो क्या है, गलनांक है। जैसे कि आप एक बर्फ़ के टुकड़े को ले लो, तो जब इसका जो गलनांक या जो इसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये बर्फ़ पिघलने लगेगी। इतना तो आपको पता होगा कि बर्फ़ कब पिघलेगी, जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वैसे ही इसने क्या कर रखा है कि यहाँ पे कुछ आयनिक यौगिक हैं, इनके क्या कर रखे हैं, गलनांक दे रखे हैं कि कहाँ से ये पिघलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही में ये दे रखें कि क्वथनांक। अब ये क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक वो पॉइंट होता है जहाँ से
हमारा पानी क्या है कि भाप में बदलने लगता है। ठीक है, पानी को हम गर्म करेंगे, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है पानी, उसके बाद क्या होता है, वो भाप में बदलने लगता है। तो वैसे ही इसने यहाँ पे जो ये आयनिक यौगिक दे रखे हैं, तो हम ये पढ़ेंगे कि इनका क्वथनांक क्या होता है। पानी का तो हमको पता है 100 डिग्री होता है, और गलनांक क्या होता है, 0 डिग्री होता है। लेकिन इन यौगिकों का क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है NaCl। NaCl मतलब नमक। ठीक है, तो नमक का गलनांक है 1074। यानी अगर 1074 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर कम होगा, सॉरी बढ़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये खुद ही खुद पानी में बदलने लगेगा। ठीक है, या इसका जो नॉर्मल आकार है वो चेंज हो जाएगा। और इसका जो क्वथनांक है वो है 1686। तो अगर जब ये 1686 से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा नमक उड़ जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा नमक है या नहीं है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 4 और एग्जांपल हैं, ये आप इनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक देख लेना। ठीक है, और साथ ही में इसने यहाँ पे ये दे रखा है कि जो आयनिक यौगिक हैं उनके निम्न क्या हैं, सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया। अब हम देखते हैं कि किन पर ध्यान दिया। तो सबसे पहला जो हमारा गुणधर्म है वो है भौतिक प्रकृति धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। जो ये आयनिक यौगिक होते हैं क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और जो इनके ये डॉटेड बिंदु होते हैं ना, हमने पहले पढ़ा था ठोस द्रव, इनके जो बिंदु होते हैं आपस में बहुत पास पास होते हैं, कण, इनके कण आपस में बहुत पास पास होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ठीक है, तो इस कारण ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं ये। ठीक है, तथा दाब डालने पर क्या होते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर हम इन पे प्रेशर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएंगी। ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि जो मजबूत अंतर आयनिक क्या होता है, इनका आकर्षण क्या होता है, इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमको इनको तोड़ने के लिए ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में लगानी पड़ती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो घुलनशीलता होती है वो क्या होती है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा क्रोलोसिन, पेट्रोल आदि क्या हैं, विलायकों में क्या है, अविलेय हैं। यानी ये पेट्रोल में नहीं घुलेंगे और जल में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो जो धातुओं की प्राप्ति होती है ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी क्या है, धातुओं का मुख्य स्रोत है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वहाँ से ही क्या होते हैं, इसके भूमि के अंदर से धातु हमको मिलते हैं। ठीक है, तथा जो समुद्री जल के भीतर सोडियम क्लोराइड, नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। तो जो हमारे समुद्र से भी हमको क्या मिलते हैं, लवण मिलते हैं। कैसे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज क्या होते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर हमको प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे कि कहीं पे हमको क्या मिल गई, सोने की खान मिल गई, तो हमने वो खोदी तो हमारा सोना क्या हो गया, अयस्क हो गया। लोहे की खान मिल गई, लोहा क्या हो गया, अयस्क हो गया। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। जब लाभकारी होगा तो उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ठीक है, और अब ये देखते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण। जैसे हम नॉर्मली सोने को देखते हैं, सोना ओरिजिनल वैसा होता नहीं है। ठीक है, उसको खान से निकालने में, उसके बाद उसकी वो होती है, उसको धोया जाता है, साफ़ किया जाता है, और उसमें कितने केमिकल मिला के फिर उसको सोना जो है हमको ऐसे मिलता है जैसे हम देखते हैं। ठीक है, और ये जो सोना होता है ये शुद्ध सोना नहीं होता है, ये होता है 22 कैरेट सोना या 23 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना। अगर हम पहनेंगे तो वो हमारे हाथ पे, जैसे हम रबड़ को खींच सकते हैं ना, वैसे ही हम उसको भी खींच सकते हैं, इतना लचीला होगा वो। ठीक है, साथ में आप ये देखते हैं कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3 कैटेगरीज हैं, उच्च अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। जो हमारा उच्च अभिक्रियाशील होता है, इससे क्या मिलती है हमको, गलित धातु का विद्युत अपघटन हम करते हैं, उसके बाद तब हमको क्या मिलती है, शुद्ध धातु मिलती है। ठीक है, और जो मध्यम अभिक्रियाशील होता है इसके साथ हम क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क को मिलाते हैं, फिर या और एक और काम कर सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क को मिलाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका निष्पादन करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। तो इसके बाद हमको क्या मिलता है, धातु का
ऑक्साइड मिलता है, फिर उस धातु का अपचयन किया जाता है, फिर उसका शोधन होता है। ठीक है, इतनी लंबी प्रक्रिया है। और जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क में उनको डाला जाता है, उसके बाद भर्जन किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, हमको धातु मिलती है, फिर उसका क्या करते हैं, परिष्करण करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे धातु अयस्क से धातु निष्करण के कुछ चरण हैं। ठीक है, और इसके बाद हम चलिए अब ये देखते हैं कि कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो जो हमारा पहला फैक्ट है वो है कि तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था। धातुएं तन्य, अधातुवर्ध्य, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। पारद के अलावा सभी, पारद नहीं ये पारा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ठीक कर लेना। पारे के अलावा सभी धातुएं क्या हैं, कमरे के ताप पर ठोस हैं। कमरे के ताप पर जो द्रव है वो क्या है, पारा, इसने ये पारद लिख दिया है। धातुएं विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, यानी जो हमारी धातुएं होती हैं वो विद्युत धनात्मक होती हैं, क्योंकि यह अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन देंगी किसको, अधातु को। ठीक है, तब इन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। जो पैसे देता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, जो पैसे लेता है वो ऋणी हो जाता है ना, उसको फिर उसका कर्ज देना होता है, तो इसलिए उस पर माइनस चार्ज आता है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एवं जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड तथा अम्लीय ऑक्साइड दोनों के क्या हैं, गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। ये क्या करते हैं, दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इन ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न धातुओं की जो है जल के साथ अलग होगी इनकी धातुओं की अभिक्रिया, और तनु अम्लों के साथ जो है धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची क्या है, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या कहते हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थिर धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करती हैं, विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, और अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। जो धातुएं हैं वो क्या है, प्रकृति में अपनी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं या अपने यौगिकों के साथ में पाई जा सकती हैं। ठीक है, और इसके बाद है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण या उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातुकर्म क्या होता है। तो अयस्क का निष्कर्षण करें या उसका परिष्करण करें, ये दोनों, इन दोनों विधियों को हम क्या कहते हैं, धातुकर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि ये धातुकर्म क्या होता है। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु का या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रातु कहते हैं। तो मिश्रातु क्या होता है कि या तो इसमें दो से अधिक धातुएं होंगी या एक धातु एक अधातु होगी, तो उसको मिश्रातु कहेंगे। ठीक है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने पर लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संसारण कहते हैं, क्या कहते हैं, संसारण। क्या होता है ये, जब लोहे पे जंग लग जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखिए इसको। अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। यह ना तो अधातुवर्तीय होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। यानी ग्रेफाइट के अलावा सभी जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का चालक है। ठीक है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होती हैं क्योंकि धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए ये ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अधातुएं ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय या उदासीन होते हैं। ये कैसे कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, या तो अम्लीय बनाते हैं या उदासीन बनाते हैं। ठीक है, अधातुएं तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती हैं। यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं, हाइड्राइड बनाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो की समाप्ति, और अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।